जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रविवार को एक बार फिर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे। 2 दिनों के अंदर ये उनका दूसरा इस्लामाबाद दौरा है। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी नेताओं के साथ मुलाकात की। इस्लामाबाद में थोड़ी देर रुकने के बाद अरागची रशिया के लिए रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने शनिवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और वहां आर्मी चीफ आसिम मुनीर से भी मुलाकात की थी, बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने ईरान की शर्तों और अमेरिका की मांगों पर अपनी तमाम आपत्तियां पाकिस्तान के सामने रखी, या यूं कहे कि पाकिस्तान को सौंप दी थी, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका से सीधे बातचीत तो करेगा नहीं और अपनी बात इसी तरह से पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया जाएगा। अरागची शनिवार शाम ओमान के लिए रवाना हो गए थे। उन्होंने ओमान सुल्तान तारिक बिन हैथम से भी मुलाकात की। इस दौरान जंग और शांति बहाली की कोशिशों पर चर्चा हुई और ट्रंप ने भी एक बार फिर से ईरान को इसी बीच धमका दिया है और कह दिया है कि अब बस कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं, उसके बाद उसकी तेल पाइपलाइन फटने लगेंगी। यानी कि एक तरफ तो बातचीत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ ट्रंप की तरफ से धमकियां भी लगातार दी जा रही है। ये देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रही है इस्लामाबाद में वार्ता का जिस तरह से प्रस्ताव था, उसके बाद फिर उसको ना और फिर ट्रंप ने नया ऑफर दे दिया। अरागची का रशिया के लिए इसी बीच रवाना हो जाना और ओमान से होर्मुज पर अब चर्चा की बात को आगे बढ़ाया जाना, ये तमाम इस समय संभावनाएं जो नजर आ रही है। तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं ये युद्ध चल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच का जो डेडलॉक था, हालांकि वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान की तरफ से विदेश मंत्री जिस तरह से पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान तक अपनी आपत्तियां पहुंचाते हुए अमेरिका से बातचीत कर ही रहे हैं, ऐसे में अब आगे क्या होगा नजर बनी रहेगी। इसी बीच एक बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अरागची रशिया के लिए रवाना हो गए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान से अब वो रशिया के लिए रवाना हो गए हैं। ईरान के विदेश मंत्री है अब्बास अरागची। पुतिन से उनकी मुलाकात हो सकती है। अमेरिका तक अपनी बातें पहुंचाने के बाद पाकिस्तान के थ्रू पाकिस्तान से रशिया रवाना हो गए हैं ईरानी विदेश मंत्री अरागची। और अब रशिया में पुतिन के साथ उनकी मुलाकात होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि रविवार को फिर से पाकिस्तान पहुंचे थे अरागची और उसके बाद फिर वहां से रशिया के लिए उन्होंने रवानगी ली। ऐसे में देखिए अब ये कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। रशिया की भी अब इसमें बातचीत के लिए, इस वार्ता के लिए जिस तरह से एंट्री होती हुई नजर आ रही है, अब ऐसे में क्या संभावना बन रही है कि अब आगे कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा, ये युद्ध रुक जाएगा, बड़ा सवाल है। बहुत बड़ी खबर की, 2 दिनों में दूसरी बार पाकिस्तान पहुंचे अरागची। ये जो मूवमेंट है ये तेज होती हुई नजर आ रही है, ये हलचलें तेज होती हुई नजर आ रही है। 2 दिनों के अंदर अंदर दूसरी बार पाकिस्तान पहुंचना ईरानी विदेश मंत्री अरागची का। ओमान से वापस पाकिस्तान पहुंचे अरागची। 2 दिनों में अरागची का ये दूसरा पाकिस्तान दौरा। चूंकि पाकिस्तान इसमें मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है, पाकिस्तान के थ्रू ही ईरान अमेरिका से बातचीत को आगे बढ़ा रहा है। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि हम अमेरिका से डायरेक्ट बातचीत तो करेंगे नहीं, इसलिए पाकिस्तान के थ्रू अपनी आपत्तियां ईरान अमेरिका तक पहुंचाता हुआ। और इसी बीच ये सिलसिला अब मुलाकातों का तेज होता हुआ, पाकिस्तान का 2 दिनों के अंदर ये दो बार दौरा अरागची का। तो मुलाकातें तो हो रही हैं, लेकिन क्या सॉल्यूशन हो पाएगा, बड़ा सवाल है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। माथुर साहब, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ। मीटिंग्स पर मीटिंग्स तो हो रही है, लेकिन क्या सोल्यूशन होता हुआ नजर आ रहा है? इस तरह की सिचुएशन क्या डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि देखिए एक तरफ मीटिंग्स, एक तरफ वार्ता की बात को आगे बढ़ाने की कोशिश, तो दूसरी तरफ ट्रंप की धमकियां भी सामने आ रही है। होगा क्या? जय हिंद शिल्पा। देखिए ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। बात बिल्कुल साफ है। इससे पहले कि आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो कॉम्प्लेक्स इशू है, अगर हम ये समझ रहे हैं कि इस इशू का समाधान 1 या 2 सिटिंग्स में या 1 या 2 वार्ताओं में निकल आएगा, ये मुझे लगता है कि ये ज्यादा
उम्मीद रखना हो सकता है। इसको समय लगता है किसी भी इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स इशू को पूरी तरह से सफल या असफल होने में समय लगता है। 2-3 बार बातचीत और होगी, मेरा ये मानना है। लेकिन जिस प्रकार का हार्ड लाइन स्टैंड ईरान ने आज बना के रखा हुआ है, क्योंकि ईरान नहीं चाहता किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज वो अपने न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर करे, और उसके अलावा वो चाहता है कि अमेरिका जो ब्लॉकेड उन्होंने लगाया है उसको तुरंत हटाएं। देखिए, इस ब्लॉकेड से सबसे ज्यादा असर ईरान के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि ईरान का जितना भी उनका जो आयात निर्यात जितना भी चीजें थी, उनकी फूड सिक्योरिटी, हर चीज इससे इंपैक्ट हो रही है। कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी कुछ हो, उनको वैसे भी ये फाइनेंशियली बहुत नुकसान हो चुका है, उनको बहुत ज्यादा डेवस्टेशन। आप सोच सकती हैं कि 25 से 30 हजार हवाई हमले ईरान के ऊपर हो चुके हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो बहुत ज्यादा नुकसान ईरान का हो चुका है। और अब इस प्रकार का अगर ब्लॉकेड इफेक्टिव हुआ, ये वर्ड समझने की आवश्यकता है, अगर ये इफेक्टिव बना रहा तो ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इस वजह से ईरान ने अपनी शर्तें बना करके अमेरिका के पास पहुंचवा दी। लेकिन जैसे ही वो शर्त अमेरिका के पास पहुंची पाकिस्तान के मार्फत, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि ये बिल्कुल बेकार है, और उन्होंने उनको फेंक दिया। तो फिर दोबारा इसीलिए गए थे कि उनको थोड़ा मॉडिफाई करके उनको वो शर्त। अब देखिए, इसमें एक कहीं ना कहीं आपको ईरान का भी जल्दबाजी या डेस्परेशन तो नहीं कहूंगा, लेकिन ईरान की भी इच्छा कि ये जल्दी से जल्दी ब्लॉकेड हटे, वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इसीलिए एक ट्रिप पाकिस्तान का, फिर ओमान, फिर एक और ट्रिप पाकिस्तान, और अब मॉस्को। तो ये तमाम चीजें इस बात को क्लियर कट बता रही हैं कि ईरान भी बहुत डेस्परेटली चाहता है कि उसकी जो आर्थिक गतिविधि है वो शुरू हो। देखिए, बाकी जो देश तो इससे प्रभावित थे, उन्होंने ऑल्टरनेट बनाने शुरू कर दिए हैं। जो 22%, मैं बता रहा हूं, जो 22% एनर्जी का फ्लो होता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो कम रह करके 10-12% रह गया है, क्योंकि ऑल्टरनेट रूट से सऊदी अरब का जो तेल है वो 70-80 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से वो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से जा रहा है। फुजेरा को उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है, तो वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको छोड़ करके और इसका काम किया जा सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और उन इसी देशों बात के की ऊपर चिंता असर होना कम माथुर हो गया है, साहब ईरान को सतारने लगी होगी। इसी वजह से क्या अब ये शांति वार्ता के लिए ईरान की तरफ से ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नरम रुख अख्तियार करते हुए आगे बढ़ा गया है, क्योंकि ईरान के अंदर ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज अब बंद होने की कगार पर है। एक स्टोरेज कैपेसिटी की भी सीमा होती है, वो किस हद तक स्टोरेज करके रखेंगे अगर वो आगे बेच नहीं पाएंगे, अगर वो आगे उसको पास ऑन नहीं कर पाएंगे। क्या इसी वजह से अब ईरान मजबूरन शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए इस स्टेज पर आ गया है? शिल्पा, कल मैंने यही बात बताई थी और स्टैटिस्टिक्स भी दी थी कि किस प्रकार से जो ईरान के पास जो टोटल कैपेसिटी बची है, अगर ये इफेक्टिव रहा तो, ये एक बड़ा ये क्वेश्चन है, अगर ये इफेक्टिव रहा और ईरान का तेल बाहर नहीं जा पाया किसी भी तरीके से, तो ईरान के पास 10 से 12 दिन का उनके पास है। उसके बाद उनको अपना प्रोडक्शन, उन्होंने ऑलरेडी प्रोडक्शन स्लो कर दिया है, ये बिल्कुल निश्चित है, और उनको प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। और ये बात भी मैंने बताई थी कि अगर प्रोडक्शन बंद करते हैं, 2 कुओं में से तेल निकालना बंद होगा, तो जब वो दोबारा 1 महीने 1.5 महीने, जब भी जितने दिन के बाद भी वो शुरू होगा, उसकी एफिशिएंसी कैन नॉट बी सेम। तो ये उनको बहुत जबरदस्त इसकी वजह से आर्थिक असर हो रहा है, और ये अब उनको नजर आना शुरू हो गया है, इसीलिए लचीलापन आ रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ वही है कि क्या आईआरजीसी को ये मंजूर होगा। ये जो आईआरजीसी का लगातार दबाव इनके ऊपर बना हुआ है, हर प्रकार की वो वीडियोस निकाल करके दे रहे हैं। अभी वो महिलाओं की वीडियोस गन्स के साथ उन्होंने निकाल करके पब्लिक करी है। ये तमाम चीजें साइकोलॉजिकल प्रेशर लेकिन क्या बिना करने की कोशिश है। सहमति के और शायद अरागची पाकिस्तान पहुंच गए होंगे सर? क्या आईआरजीसी से इस बारे में बात नहीं की गई होगी कि भाई हम क्या प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं, या फिर क्या क्या आपत्तियां हम अमेरिका तक पाकिस्तान के थ्रू पहुंचाएंगे? इस पर जाहिर तौर पर अंदर खाने उनके बीच आपस में बातचीत हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल हुई होगी, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि वो हुई होगी, इसी वजह से जो मैसेज गया अमेरिका के पास, वो अमेरिका को बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि उस पर आईआरजीसी की मोहर है। आईआरजीसी ने ये कह रखा है कि भी किसी कीमत पे न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर आप कोई रिलेंट नहीं करेंगे, उसके ऊपर कोई समझौता नहीं होगा।
ये ठीक है सर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए उन्होंने क्या रखा है, तो ये तमाम चीजें उनका जो दबाव है आईआरजीसी का वो बाकायदा नजर आ रहा है। और वो ठीक है। इसी वजह से जो चीजें और गई इसी हैं दबाव अमेरिका के में चलते उनको मान्य अब नहीं है। ईरान इस बिल्कुल हद क्लियर तक इसमें। झुका है और अब आगे क्या होगा, क्या और झुकेगा? क्योंकि कहा भी क्या है ईरान की तरफ से कि भाई पहले अमेरिका नाकेबंदी को हटाए, उसके बाद फिर परमाणु बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन क्या ये संभव है? मैं यूके देवनाथ साहब आपका रुख करूंगी, आपका ओपनिंग दिमाग में लेना चाहूंगी। आप फिलहाल इस पूरी सिचुएशन को किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या वाकई में ये पूरा मामला समझौते की तरफ आगे बढ़ता हुआ, या फिर अभी भी मामला अटक सकता है और दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़कर फिर से डेडलॉक यहां पर क्रिएट हो सकता है? क्या दिखाई दे रहा है सर आपको, देवनाथ साहब? हाँ, हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब ईरान की कमजोर नस का आभास हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि जिस हथियार से ईरान अमेरिका को दबाने की चलिए सर, लौटूंगी मैं आपके पास। इसी बीच बात कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। अमेरिका ईरान शांति वार्ता में एक बार फिर से टकराव की स्थिति। ट्रंप ने दरअसल इस्लामाबाद में बातचीत से इनकार कर दिया है। जी हां, ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रंप ने इस्लामाबाद में बातचीत से इनकार करते हुए कहा कि वो चाहे तो मुझे फोन कर सकते हैं, बातचीत के लिए वो अमेरिका आ सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में बातचीत से इनकार करना डोनाल्ड ट्रंप का। अब आगे ये पूरा मामला कहां जाएगा? अमेरिका ईरान शांति वार्ता को लेकर जो उम्मीदें बनी थी, अनुज माथुर साहब आपका रुख करूंगी, क्या एक बार फिर से वो मझधार में लटकती हुई नजर आ रही है? ट्रंप ने जिस तरह से इस्लामाबाद में बातचीत से इनकार करते हुए कह दिया है कि बातचीत करनी है तो मुझे फोन कर सकते हैं, या फिर बातचीत करने के लिए वो अमेरिका आ सकते हैं, तो फिर इस्लामाबाद का क्या रोल रह जाएगा? शिल्पा देखिए, ये पहले भी इस बारे में बातचीत हो चुकी है। ये जो इस्लामाबाद का डबल स्पीक है, डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि इस्लामाबाद की अपनी रिक्वायरमेंट है। इस्लामाबाद क्यों इस पूरे पचड़े में पड़ा हुआ है, उसकी वजह उनके अपने इंटरेस्ट्स हैं। वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड अगर कोई कंट्री है इस पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से, उसमें इस्लामाबाद का नंबर, पाकिस्तान का नंबर काफी ऊपर आता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के जिस प्रकार का अमेरिका और सऊदी अरब के साथ पैक्ट्स हैं, और जिस प्रकार से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये शब्द मैं प्रयोग में लाना चाहता हूँ, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे उनको ये खतरा है कि कहीं वो इस बात के लिए बाध्य न होना पड़े उनको कि उनको ईरान के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन या फिजिकल एक्शन लेना पड़े। तो इसलिए और चाहते, इस्लामाबाद चाहता था कि ये इसमें किसी न किसी तरीके से इस बात को खत्म करवाया जाए और इसमें शांति स्थापित की जाए। अच्छा आइडिया है, मैं ये नहीं कर, मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूँ इस्लामाबाद के लिए, पाकिस्तान के लिए। लेकिन एक बात निश्चित हो गई है कि जो पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट है, दोनों को ट्रस्ट, अमेरिका तो जानता है क्योंकि वो इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान का, उसको पता है पाकिस्तान क्या क्या है, उसकी शिद्दत, वो किस प्रकार से काम करता है। और ईरान का भी अभी ट्रस्ट डेफिसिट जो है खुल करके दिखाई दे रहा है मुझे। और मुझे लगता है कि इस वजह से अब इस्लामाबाद, ये बात हमेशा से कही जा रही थी कि एक ऐसा देश जो कि ईरान, इजराइल के वजूद को मानता ही नहीं है, और इजराइल जो है एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है इस पूरे कैनवस में। अब आप देखेंगे कि क्या आप किसी सीज फायर की उम्मीद कर सकती हैं जिसमें इजराइल का कोई बातचीत ही ना हो, सम्मिलित ही ना हो इजराइल? तो मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार का कुछ हो पाएगा। जो अब लोग कहेंगे कि भाई अभी भी तो सीज फायर चल रहा है, इसके लिए दो चीजें मैं बताऊंगा शिल्पा। पहली बात तो इस सीज फायर का लाभ उठा करके अपना कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट जो है वो उन्होंने अपने आप को लॉजिस्टिकली दोबारा तैयार करने में और हिजबुल्लाह पर लगातार हमले करने में लगाया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने ब्लॉकेड लगाया हुआ है, मेरी समझ से वो ब्लॉकेड इटसेल्फ जो है शिल्पा, वो एक प्रकार का युद्ध है। ब्लॉकेड का मतलब क्या होता है कि आपने वहां पर अपने शिप्स खड़े, वॉरशिप लगा रखे हैं, और कोई यहां से निकलेगा उसके ऊपर आप फायर करेंगे या उसको आगे नहीं जाने देंगे, ये भी तो युद्ध है। तो सीज फायर की जब हम बात कर रहे हैं, वो सीज फायर बिल्कुल लिटरल सेंस में सीज फायर मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो ये बात समझने की है।
और अब जो आवश्यकता है ये बिल्कुल ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि हम 17-18 घंटे का सफर करके जाकर के एक ऐसी जगह पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है जहां पर हमें यही नहीं पता कि हम लेकिन बात सर किससे सवाल कर इसीलिए रहे हैं। खड़ा हो रहा है। तो चलिए इस मैं वजह लौट रही हूँ से सर आपके पास, हमारे साथ यूके देवनाथ साहब एक बार फिर से जुड़ गए। देवनाथ साहब अपनी बात पूरी करिएगा, पिछले बार अधूरी रह गई थी। साथ ही साथ सवाल सर एक और मेरा इसमें मैं ऐड ऑन करती हुई वो ये कि अब तक तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि भाई ईरान को बुलाया जाए, आओ 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 बैठकर बात करो, चाहे वो इस्लामाबाद में ही क्यों ना सही। डेलीगेशन भेजने की बात की जा रही थी ट्रंप की तरफ से, और अब जब पहुंचा, जब ये मामला आगे बढ़ा, तब कह रहे हैं कि भाई बात करनी है तो फोन कर लो, बात करनी है तो अमेरिका आ जाओ। हाँ, अमेरिका की दिक्कत, डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत यह है कि वो पूरी बातचीत को व्यक्तिगत तौर पर कंट्रोल कर रहे हैं। अपने जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, अपने जो राजनीतिक और कूटनीतिक सलाहकार हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। तो इस तरह की बातचीत में हमेशा धैर्य की दरकार होती है। इस तरह की बातचीत में कभी भी आप जैसे डोनाल्ड ट्रंप का व्यक्तित्व है कि 1 घंटे में या आधे घंटे में या 15 मिनट में अपना डिसीजन ले लिया और बदल दिया, कारगर नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है कि बातचीत शुरू करने के पहले एक माहौल बनाना पड़ता है। ईरान को भी एक माहौल बनाना पड़ता है, चाहिए। ईरान ने अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश की थी माहौल बनाने की, जब उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को 24 घंटे के लिए खोल दिया था। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। अगर अमेरिका भी उस वक्त कुछ रिस्पांस दिखाते हुए अपनी तरफ से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल देता, तो कहते हैं ना कि ताली दोनों तरफ से बजती है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को 24 घंटे के लिए खोल दिया था। अगर एज ए रेस्पॉन्स अमेरिका भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को उस वक्त खोल देता, तो आज की तारीख में एक तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुला हुआ होता, दुनिया के देशों में जो त्राही त्राही होती है वो थोड़ा कम हो जाती, और दूसरी बात इस्लामाबाद में या कहीं पर भी बातचीत का एक माहौल बन जाता। अमेरिका जो उम्मीद कर रहा है ईरान से कि ईरान अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ दे। देखिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम अलग है और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना अलग है। तो अमेरिका जब बोल रहा है कि ईरान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोग्राम छोड़ दे, उसका मतलब यह है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए। अब ईरान ने बार बार 2-3 चीजें की हैं, कही हैं, कि वह न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है और भविष्य में उसका बनाने का इरादा है भी नहीं। लेकिन अगर उसके ऊपर जबरदस्ती ये पॉइंट थोपा जाता है, देखिए एशियन रेसेस में ना, जो एशिया के देश हैं, हमें एक चीज होती है कि अगर हमें कोई ज्यादा दबाने की कोशिश करता है तो हम थोड़ा ज्यादा सख्त हो जाते हैं। तो ईरान जब बार बार कह रहा है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है और भविष्य में बनाएगा नहीं, तो अमेरिका दबाव क्यों डाल रहा है? अमेरिका दबाव हमेशा डालता है। भारत ने भी इस 1974 में हमने एक्सपेरिमेंट किया था न्यूक्लियर धमाका करके, अमेरिका ने हम पर सैंक्शन लगाए। 1998 में भी हमने पोखरण में एक्सप्लोजन किया, अमेरिका ने हम पर सैंक्शन लगाए। तो हम भी, अगर आप याद रखें, हम भी पीछे नहीं हटे। भारत ने कहा, अरे अमेरिका कौन होता है हमको रोकने वाला? भारत एक आजाद मुल्क है, सार्वभौम देश है। हम अपने उसके लिए जो भी डिसीजन लेंगे, स्वतंत्र है। ईरान ने एक और चीज कही है। जी हाँ, ईरान ने एक और चीज कही है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सही है। ईरान कहता है कि IAEA की टीम आ जाए और चेक कर ले। देखिए, पिछले साल जनवरी से लेकर जून तक IAEA की टीम 5 बार गई ईरान में, और जून के बाद भी जाने का प्लान था, लेकिन जून में इजराइल और अमेरिका ने 12 दिन की बम्बिंग कर दी, तो वो बंद हो गया। ईरान तो कह रहा है कि IAEA की टीम आ जाए, देख ले। IAEA की लास्ट रिपोर्ट कहती है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का उनके पास कोई IAEA को कोई फिर भी इतना विवाद हो रहा है, इसीलिए से ताज्जुब हो रहा है। चलिए सर, आप हमारे साथ बने रहे, माथुर साहब आप भी हमारे साथ बने रहे। लौटूंगी आप दोनों के पास, लेकिन इसी बीच बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। नाटो पर ट्रंप का फिर से हमला। ट्रंप ने नाटो की भूमिका को निराशाजनक बताते हुए हमला बोला है। जरूरत पड़ने पर नाटो हमारे काम ही नहीं आया और हम अब ये बात हमेशा याद रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये नाटो को लेकर दिया है बड़ा स्टेटमेंट। नाटो की भूमिका को निराशाजनक बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप कहते नजर आए कि जरूरत पड़ने पर नाटो हमारे काम नहीं आया। यानी कि एक बार फिर से क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबको बस धमकाने का ही काम करते हैं माथुर साहब? यानी कि नाटो काम नहीं आया तो ये बात हम याद रखेंगे और आगे जरूरत पड़ने पर फिर बदला भी लिया जा सकता है।
शिल्पा देखिए, ये अमेरिका के राष्ट्रपति का एक अजीब सा काम करने का तरीका है। ये उनका एक उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। नाटो जो है, वो जो पुराना नाटो का शेप है, उस शेप में मुझे लगता नहीं है कि अब बचा है। यूरोप इस बात को समझ चुका है कि उनको एक अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर यूरोप में इस प्रकार का बनाना पड़ेगा जिसमें अमेरिका की भागीदारी या तो बिल्कुल नहीं हो या निश्चित रूप से जो अभी है उससे कम हो। ये वो बात उसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं और इसके ऊपर उन्होंने काम भी करना शुरू कर दिया है। शिल्पा, अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी, क्योंकि ये दो न्यूक्लियर देश हैं यूरोप के अंदर, उन्होंने इस बारे में विचार करने का प्रयास किया था कि यूरोप को किस प्रकार से एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रदान की जा सकती है जिसमें कि अमेरिका की मौजूदगी ना हो, या ये उन्होंने खुल करके ये नहीं कहा था कि अमेरिका की मौजूदगी ना हो, लेकिन वो एक ऐसे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को ढूंढ रहे हैं। तो इस वजह से इसकी स्मेल ये अमेरिका को दिखाई दे रहा है कि वो यूरोप जो है उनके हाथ से निकलता जा रहा है। इसीलिए वो डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रहार कर रहे हैं और लगातार किसी न किसी प्रकार से इस बात का यकीन कर रहे हैं कि यूरोप उनके हाथ से निकले ना। ये देखिए, ये जो ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, ये डोनाल्ड ट्रंप की पूरी उसकी पर्सनालिटी में शामिल है। जब भी वो कुछ अपना डिफेंसिव एक्शन भी लेना चाहते हैं तो सीधा वो ऑफेंसिव के ऊपर चले जाते हैं और ऐसे। चलिए, वो अलग बात है, लेकिन माथुर साहब, फिर जहन में सवाल आता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सबको, चाहे वो नाटो हो, चाहे वो कोई देश हो, कोई भी हो, सबको अपने गुलाम समझते हैं क्या? कि बस सब उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे? किसी का अपना अगर स्टैंड हो गया, कोई अपना ओपिनियन हो गया, तो फिर वो उससे बदले लेने की बात कहने लगते हैं, बुरा मान जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। देखिए शिल्पा, ये उनका ये एक यही विडंबना रही है। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो अमेरिका के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो पूरी दुनिया को एक इकलौती सुपर पावर के तौर पर लीड कर सकते थे। लेकिन शिल्पा, उन्होंने लीड करने की बजाय पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का रास्ता अपनाया और कंट्रोल करने के लिए उन्होंने दबाव की उन्होंने रणनीति को बनाया। और वही चीज आज भी नजर आ रही है। वो यूरोप से बजाय बातचीत करने के बजाय यूरोप से ये कहने के कि भाई हमारे को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डायलॉग करने की बजाय अमेरिकी राष्ट्रपति उनको धमका रहे हैं। तो जब आप लीड करने की बजाय कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, जब आप लीडरशिप नेतृत्व की बजाय दादागिरी करते हैं, तो यही हश्र होता है। ये कहा जाता था कि भाई 18वीं शताब्दी यूरोप की थी, 19वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी और 21वीं शताब्दी एशिया की है। अमेरिका का डिक्लाइन, डाउनफॉल मेरे हिसाब से शुरू हो चुका है। और उसका सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर दिया जाएगा तो सर, इतिहास के जब पन्ने पलटे जाएंगे तो वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा।